प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली उन्नाव से आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम नवम कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के प्रथम अध्याय के द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसका शीर्षक है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। तो आज हम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि इस पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा होगा पाठ परिचय, जिसके माध्यम से आपको पाठ के विषय में परिचय प्राप्त होगा। हमने प्रथम भाग में भी आपको पाठ से परिचय कराया था। उसके बाद दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य, जो हमारा जो मुख्य बिंदु होगा, शिक्षण उद्देश्यों को आपके सम्मुख में स्पष्ट करेंगे। तदनंतर गद्यांश, अर्थात जो संस्कृत गद्यांश है उसका हम वाचन करेंगे और उसका व्याख्या बताते हुए काठिन्य निवारण की सहायता से हम आपके समक्ष उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अंत में हम आपको एक आदर्श व्याख्या प्रारूप से परिचित कराएंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में किस प्रकार से व्याख्या करेंगे इसका ज्ञान आप सभी को प्राप्त हो सकेगा। इस कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंत में हम आपको गृह कार्य के स्वरूप कुछ अभ्यास प्रश्नों को देंगे, जिन्हें आप हल करेंगे और अपना स्व मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आइए, हमारा जो प्रथम बिंदु है पाठ परिचय। पाठ का नाम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, अर्थात हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अध्याय में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ प्रतीक होते हैं। तदनुरूप भारत के भी कुछ प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ और राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल का पुष्प और राष्ट्रीय फल के रूप में आम्र, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष आदि के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय चिन्हों का परिचय इस पाठ के माध्यम से आपको पिछले भाग में भी हुआ। अब शेष राष्ट्रीय प्रतीकों का अध्ययन हम इस भाग में करने वाले हैं। मुख्य रूप से इसमें कमल और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीकानि इस प्रकार से हमारे जो शिक्षण उद्देश्य होंगे, आप सभी का परिचय राष्ट्रीय प्रतीकों से होगा। इस कक्षा के माध्यम से राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना भी प्रबल होगी, जागृत होगी। जैव विविधता के संरक्षण की भावना का विकास होगा। भारतीय संस्कृति में निष्ठ वैविध्य से परिचित होंगे। अनेकता में एकता हमारे देश की ये विशेषता है। उस विशेषता से हम सभी लोग परिचित होंगे इस पाठ के माध्यम से। दया, क्षमा और उदारता की भावना विकसित होगी। प्राणियों के प्रति हमारी सद्भावना अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे भारतीयता का मूल मंत्र है। तो इन सभी उद्देश्यों को हम इस पाठ के आधार पर पूर्ण करेंगे। तो आइए, इस पाठ का प्रारंभ गद्यांश, जो कि कमल का कुछ परिचय हमने पिछले भाग में भी पढ़ा और शेष परिचय इस कक्षा में कमलम। अब कमल की विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। हम इसका आदर्श वाचन करते हैं संस्कृत वस्तु का, पाठ्य वस्तु का। सरदर्तौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरसु चानायासेनोत्पद्यते वर्धते। रवि निकर संसर्गात् प्रस्फुटति पंके जायते इति पंकजम जल संयोगम शरत्कालंच अवाप्य वर्धते शोभते च। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः
सौविध्यम उपयुक्तावसरंच लब्ध्वा वर्धितुम क्षमत इति तत्पुरुषस्य राष्ट्रकृते संदेशः। इस प्रकार से इस वस्तु का, संस्कृत पाठ्य वस्तु का आदर्श वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप इसी प्रकार से इस पाठ्य वस्तु का उच्चारण करें जिससे कि आप संस्कृत के वाक्यों को बोलने में समर्थ हो सकें। अब हम इसकी पदसह व्याख्या पर आते हैं। शरदर्तौ अर्थात शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, यह मनोहर पुष्प, कौन सा मनोहर पुष्प, यहाँ पर कमल की बात हो रही है। तो शरद ऋतु में मनोहर पुष्पमिदम, शरद ऋतु में यह मनोहर पुष्प, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, जल संकुलेषु तडागेषु अर्थात जहाँ पर जल होता है, तड़ागों में, सरसु चा अनायासेन उत्पद्यते, से सहसा उत्पन्न हो जाता है, तड़ागों में, तालाबों में यह प्रकट होता है और उसी जल से यह वर्धते अर्थात बढ़ता रहता है। तो प्रथम वाक्य का यह अर्थ हुआ कि शरद ऋतु में यह मनोहर पुष्प कमल तालाबों में जहाँ वहाँ अनायास ही उत्पन्न होता है और उसी जल की सहायता से बढ़ता रहता है। रवि निकर संसर्गात प्रस्फुटति, और रवि निकर अर्थात सूर्य की किरणों का संसर्ग पा करके, संयोग पा करके यह प्रस्फुटति अर्थात फूलने लगता है, खिल जाता है। पंके जायते इति पंकजम, अब यहाँ पर पंकज क्यों कहा जाता है कमल के पुष्प को, यह बता रहे हैं कि पंके अर्थात, पंके का अर्थ होता है कीचड़। आप कठिन शब्दार्थ में यहाँ देख सकते हैं। पंके जायते इति पंकजम अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण, अर्थात जल में उत्पन्न होने के कारण इसको पंकज कहते हैं। जल संयोगम शरत्कालंचा अवाप्य वर्धते शोभते च, ये जल के संयोग को लेकर के तथा शरद ऋतु के संयोग से यह वर्धते अर्थात बढ़ता है और शोभते शोभित होता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम उपयुक्तावसरंच लब्ध्वा वर्धितुम क्षमत इति तत्पुरुषस्य राष्ट्रकृते संदेशः। उसी प्रकार से कोई भी पुरुष किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, वह अपने अवसरों को प्राप्त करके बढ़ने की क्षमता रखता है, ऐसा संदेश हमें यह कमल का पुष्प देता है। इसीलिए यह राष्ट्र का राष्ट्रीय पुष्प स्वीकार किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कमल किस प्रकार से बढ़ता है। पंके जायते इति पंकजम, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह प्रस्फुटित होता है, बड़ा ही सुंदर पुष्प होता है, सरोवरों में अनायास उत्पन्न हो जाता है, किसी को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। यही हमारे देश की विशेषता भी है। अब हम अगले राष्ट्रीय प्रतीक पर आते हैं, राष्ट्रगानम, जिससे कि आप सभी लोग परिचित होंगे और कुछ विशेष बातें इसमें इस पाठ के माध्यम से आप सभी को बताई जाएंगी। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवति तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, महत्स्व अवसरेषु तद्गानं च गीयते। ये इस प्रकार से इसका ये दो वाक्य हमने पढ़े। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवति, कह रहे हैं कि सर्वेषां अर्थात सभी स्वतंत्र देशों का, स्वतंत्र राष्ट्र जितने भी हैं उन तेषां उनका एक गान होता है, उनका अपना एक गान होता है। स्वकीयम गानम भवति, स्वकीयम एकम गानम भवति, जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनका अपना एक गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते, और वही गान राष्ट्रगान की संज्ञा से कहा जाता है, अवबुद्धते जाना जाता है।
प्रत्येकं राष्ट्रं राष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रगान का सम्मान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रगान का सम्मान करता है। प्रत्येकम राष्ट्रम राष्ट्र स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, और अपने देश के राष्ट्रगान का भी सम्मान करता है। यह हमारी विशेषता होनी चाहिए। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तद्गानं च गीयते, और बहुत से अवसरों पर यह राष्ट्रगान गाया जाता है। गीयते अर्थात गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्रोऽध्यक्षो अस्माकं अत्र किंचित यदि कश्चित् अन्य राष्ट्र यदि कश्चित् अन्य राष्ट्र अध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति, यदि कोई अन्य देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति हमारे देश में अतिथि के रूप में आता है, तो तब तस्य सम्मानाय, उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम अस्मद् राष्ट्रगानम च वादकैः वाद्यते। जब कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में अतिथि के रूप में आता है, तो उसके सम्मान के लिए उसके देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगान एक साथ वादकों के द्वारा बजाया जाता है, धुन पर बजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश का राष्ट्रगान भी जब कोई आता है, कोई अतिथि, तो बजाया जाता है, और उसके जो जहाँ का अतिथि आता है, जिस देश का आता है, जिस राष्ट्र का आता है, उसके राष्ट्र का जो उसका अपना जो राष्ट्रगान होता है, वह भी वाद्य यंत्रों के द्वारा उसकी धुन निकाली जाती है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। बहुत सारी सभाओं में जब सभाओं का समापन होता है तो राष्ट्रगान अवश्य गाया जाता है। राष्ट्रगान अत्यावश्यक होता है। आप जितने भी सभाओं को देखते हैं जो मुख्य रूप से सर्वकार के द्वारा संचालित होती हैं, उनके अंत में राष्ट्रगान अवश्य होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम, विद्यालय में प्रार्थना के पश्चात, प्रार्थना अनंतरम, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन राष्ट्रगानम गीयते। विद्यालय में प्रार्थना के पश्चात प्रत्येक दिन राष्ट्रगान का गायन होता है। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, विश्वकविना, विश्वकवि, कवींद्रेण रवींद्रेण अर्थात विश्वकवि रवींद्र अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, जो जन गण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते। जो जन गण मन इति संज्ञया अर्थात इस नाम से संपूर्ण विश्वस्मिन् विश्वे अर्थात संपूर्ण विश्व में विश्रुतम अर्थात प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध राष्ट्रगान विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने रचित किया है, इसकी रचना की है, जो जनगण मन के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने इस गद्यांश के अर्थ को समझा। यहाँ पर आप काठिन्य निवारण के शब्दों को भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रगाने, अब राष्ट्रगान की कुछ अन्य विशेषताओं पर इस गद्यांश के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप बड़ी सावधानी पूर्वक सुने। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानां अनेक प्रांतानां विंध्य हिमाचल पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं
राष्ट्रस्याखंडत्वं संस्कृतेः गौरवंच विश्वकविना वर्णितम्। अब यहाँ पर राष्ट्रगान में क्या क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान में किसका किसका वर्णन किया है, उन सारी विशेषताओं को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अस्माकं राष्ट्रगाने, अस्माकं हमारे राष्ट्रगाने, राष्ट्रगान में भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, भारत ये जो हमारा देश है इसके अंगभूत अनेक जो प्रांत हैं, यहाँ पर प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इस प्रकार से जो अनेक प्रांत हैं यहाँ पर, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, इस प्रकार से सारे प्रदेशों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं हमारे राष्ट्रगान में। भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, भारतीय अंग भूत अनेक प्रांतों के नाम, विंध्य हिमाचल अर्थात विंध्य और हिमालय पर्वतों के नाम, गंगा और यमुना इत्यादि नदियों के नाम, इन सभी प्रदेशों के नाम का उल्लेख, इन सभी पर्वतों के नामों का उल्लेख, नदियों के नामों का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में कृत्वा देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता को, अर्थात देश हमारा इतना विशाल है, इसको द्योतित करने के लिए, इसका संकेत करने के लिए राष्ट्रस्याखंडत्वम, और राष्ट्रीय अखंडता को बताने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए, संस्कृते ही गौरवंच, हमारे सांस्कृतिक गौरव की महनीयता को प्रदर्शित करने के लिए विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रगान में वर्णित की हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारा देश बहुत ही विशाल है, यहाँ कई सारे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के नाम का वर्णन हमारे राष्ट्रगान में मिलता है। हमारे देश में अनेक पर्वतमालाएं हैं, उन पर्वतमालाओं के नाम भी हमारे राष्ट्रगान में प्राप्त होते हैं, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, इस प्रकार से। और गंगा, यमुना, विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना अर्थात नदियों के नाम भी, हमारे देश में कई नदियां बहती हैं, हमारे यहाँ नदियों को माता कह करके पुकारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, तो उन नदियों के नाम भी हमारे राष्ट्रगान में प्राप्त होते हैं। तो इन सब वस्तुओं, इन सभी तत्वों का समावेश राष्ट्रगान में होता है। तो यह हमारे देश के सांस्कृतिक गौरव को भी बताता है, हमारे देश की अखंडता को भी सूचित करता है और हमारे देश की विशालता को भी बताने में पूर्णतः समर्थ है। तो इस प्रकार से महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह राष्ट्रगान रचा है। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति, यह राष्ट्रगान 52 पल अर्थात 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्षिते, उसके गायन में 52 सेकंड का समय अपेक्षित होता है। न ततो अधिको न ततो न्यूनः, न तो उससे ज़्यादा न उससे कम समय इसमें लिया जा सकता है। तस्य आरोह अवरोहापि निश्चितौ, उसका आरोह और अवरोह निश्चित है। तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते, उसका विपर्यय नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी वर्ण को इधर उधर नहीं किया जा सकता है, वो जैसे लिखा गया है उसको उसी प्रकार से गाना होता है। राष्ट्रगाने सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान को सदा सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालनम निषिद्धम, राष्ट्रगान जब गाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अंग संचालन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी, ऐसा निषिद्ध है पूर्णतः। चलतो अपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिः दूरादपि आपतति चेत् तदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेना अविचलं स्थातव्यं। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदं भवति, श्रद्धयै वेदं गेयम। जब कहीं कोई जा रहा होता है व्यक्ति रास्ते से और उसको राष्ट्रगान की आवाज़ अर्थात ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो उस व्यक्ति को चाहिए, वह यह उसका कर्तव्य होता है कि वह वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा का स्थान होता है, अर्थात हमारा
सबसे परम श्रद्धेय है राष्ट्रगान, और इसको श्रद्धा के साथ ही गाना चाहिए, इसके प्रति हमारी श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस गद्यांश के अर्थ को जाना। अब राष्ट्रध्वज, अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रध्वज, उसके विषय में बता रहे हैं। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते, सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति, तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति, त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोकचक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा इति शब्देन विश्वे विश्रुतो वद्यते। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का महत्व सर्वाधिक है। सर्वस्य राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्र ध्वजस्य सम्मानम, और उस देश में रहने वाले सभी नर और नारी उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, अपने प्राणों को देकर भी उसका रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं। त्रिवर्णात्मको, 3 रंगों का यह राष्ट्रीय ध्वज, मध्य अशोक चक्रांक, अर्थात इसके मध्य में अशोक चक्र अंकित है। अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा इति शब्देन विश्वे विश्रुतो वद्यते, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा इस शब्द से संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। ध्वजस्य अधोभागः हरित वर्णात्मकः, इसके नीचे भाग में हरा वर्ण है, जो सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, वो जो सुख और समृद्धि के विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्ण, और मध्य भाग में श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग है, जो सौहार्द सदाशयदादि सद्गुणानां द्योतक, जो सौहार्द का द्योतक है, सदाशयता का द्योतक है। ऊर्ध्व भागे च स्थिता गौरिक वर्ण, अर्थात गेरुआ अर्थात केसरिया रंग, त्यागस्य शौर्यस्य च बोधका, और अर्थात जो गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, वह त्याग और शौर्य का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्णम मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यहिंसायाश्च प्रत्यायकम, अर्थात जो सभी रंगों के मध्य में अशोक चक्र स्थित है, वह अशोक चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रतिपादक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज की इन विशेषताओं को पढ़ा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज, ये जब कोई शोक के अवसर होता है, राजकीय शोक, तो हमारा राष्ट्रगान आदि झुका दिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में जब हमारे यहाँ उत्सव होता है तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। अस्मिन् अशोक चक्रे 24 शलाका पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा भारते, इस अशोक चक्र में 24 अर्थात 24 तीलियां हैं, जो पृथक हैं, अलग अलग हैं, परंतु चक्र मूले एकत्र संबद्धा, चक्र के मूल भाग में एक जगह पर मिली हुई हैं, संबद्धा मिली हुई हैं। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेशु, और ये तीलियां व्यक्त करती हैं हमारे भारत की धर्म को, जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ सभी प्रेम से रहते हैं, उसको बताती हैं। जातियों को बताती हैं, वर्णों को बताती हैं, लिंग और भेद अर्थात हमारे यहाँ कितनी अनेकता में एकता है, इसका द्योतक ये हमारी तीलियां जो एक भाग पर मिली हुई हैं, यह हमें प्रतिपादित करती हैं। सत्स्वपि भारतम एकम राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, मतलब अनेक विषमताओं के होते हुए भी यह राष्ट्र एक है और यहाँ की एकता हमेशा कायम रहती। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः, यह राष्ट्रध्वज निर्धारित और विस्तार परिमित वाला होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छो, ये हमेशा स्वच्छ कपड़े में बना होना चाहिए। अविकृत वर्ण तिष्ठेत, अर्थात इसका रंग भद्दा नहीं होना चाहिए, इसके पूरे रंग स्वच्छ साफ सुथरे होने चाहिए। जीर्ण अर्थात पुराना, शीर्ण अर्थात फटा हुआ, विदीर्ण हुआ ध्वजो नोपयोग योग्य, अर्थात जो जीर्ण है, पुराना वस्त्र का जो हमारा राष्ट्रध्वज बना हो या कहीं से फटा हुआ हो, ऐसे वस्त्र का कोई भी राष्ट्रध्वज नहीं होना चाहिए। वह प्रयोग के योग्य नहीं होता है, वो फहराने के योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अंगस्तरंगते सूर्ये समवतार्य संरक्षितः सुरक्षितः संरक्षितव्यः, जो फहराया गया ध्वज है वह जब सूर्य डूब जाए तो उसको उतार लिया जाता है।
ऐसा कहा है, सुरक्षित कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते, और राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज आधा ही फहराना चाहिए। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में भी देखा, ये राष्ट्रीय शोक के अवसर पर इस प्रकार से फहराया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्यायकानि। इस प्रकार से यह जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनका वर्णन आपने सुना। स्वातंत्र्यस्य प्रत्यायकानि, ये हमारी स्वतंत्रता के परिचायक हैं। समादृतव्यानि, और इनका आदर प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। तो संत एव, इनका आदर तो करना ही चाहिए, अपितु इनको रक्षा भी हमें ही करनी चाहिए, अर्थात इनकी रक्षा अपने प्राणों को देकर भी इन राष्ट्रीय प्रतीकों की हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसा इस पाठ का मूल उद्देश्य है और यही संदेश है हम सभी विद्यार्थियों के लिए। आप कठिन निवारण देख सकते हैं, परिमित अर्थात निश्चित परिमाण वाला, उसका परिमाण निश्चित होता है कि इतने बड़े कपड़े में यह बनता है। इस प्रकार से हमने व्याख्या जानी। अब हम एक निश्चित प्रारूप जो व्याख्या का होता है उसको आपके मध्य में रखते हैं। सर्वप्रथम जब आप किसी गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो पहले संकेत, उसके बाद संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती से लिया गया है। फिर उसके बाद प्रसंग, प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा की गई है। उसके बाद व्याख्या आप पदशः कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या प्रारूप हो जाता है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ गृह कार्य। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपने पाठ में देखा। राष्ट्रगान में किन किन नदियों व पर्वतों का नाम लिया गया है? आपको सबको राष्ट्रगान पता है। बताइए आपको कौन से पर्वत के नाम राष्ट्रगान में है, कौन सी नदियों के नाम। राष्ट्रध्वज को कितने समय में गाया जाता है? आपने पाठ के माध्यम से जाना कि कितने समय में राष्ट्रगान को गाया जाता है, लिखना है। गैरिक अर्थात गेरुआ वर्ण किसका प्रतीक है? यह भी आपने पाठ के माध्यम से जाना, अब आपको बताना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीकों की विशेषताओं को आपने जाना। हम आशा करते हैं हम इस पाठ के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।